बौराई है। मैम आपका हम हार्दिक हृदय से महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। आपके ज्ञान धारा से आप हम सब अभिसिंचित होंगे। हमारे बीच हमारे द्वितीय अतिथि डॉक्टर विवेकनाथ त्रिपाठी जी से विनम्र अनुरोध है कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। विवेकनाथ त्रिपाठी आए सर, आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और अपनी ज्ञानधारा से हम महाविद्यालय परिवार को अभिसिंचित करें, जिससे हमारा आगे का मार्ग प्रशस्त हो। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश एवं बीएड विभाग महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल धूसर गोरखपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के चतुर्थ तकनीकी सत्र में आप सभी का सादर अभिनंदन है, वंदन है। आज के हमारे इस चतुर्थ तकनीकी सत्र की अध्यक्षता रजनी रंजन सर कर रहे हैं, जो अभी हमारे बीच शायद हैं। सर बिल्कुल सर, अनुरोध है सर आप आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत देर से हम सभी आपको ढूंढ ही रहे थे। सर आए सर। परंपरा की कड़ी दर कड़ी जब लड़ी बनी तभी संस्कार की सीढ़ी बनी, और इसी सीढ़ियों के क्रम में हम अपने अतिथियों का सम्मान सारा हृदय से करते हैं। और यह भारतीय परंपरा के बिल्कुल आधार स्तंभ है अतिथि देवो भव की। सर मंचासीन सभी अतिथियों का मैं हार्दिक हृदय से महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस चतुर्थ तकनीकी सत्र की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर रजनी रंजन सिंह, डीन फैकल्टी ऑफ स्पेशल एजुकेशन डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ। सर हम आपका हार्दिक हृदय से महाराणा प्रताप महाविद्यालय की ओर से नाथ गुरु गोरक्ष की भूमि पर स्वागत वंदन करते हैं। आप वर्तमान में शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्ष पद पर आसीन होकर अपनी भूमिकाओं का सफल संपादन कर रहे हैं। आप नार्थन रीजनल कमेटी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद नई दिल्ली के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले 17 वर्षों में से शिक्षण कार्य में सतत ज्ञान का प्रवाह कर रहे हैं, जिससे विद्यार्थी अपना उन्नयन कर रहे हैं। आप मुख्य रूप से शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार, शोध पद्धति, शिक्षा मिति, मानस मिति संबंधी समावेशी विषय शिक्षा आपके अध्ययन का केंद्र बिंदु रहा है। सर हम आपका पुनः वंदन नंदन करते हैं। इसी क्रम में मैं आज के इस चतुर्थ सत्र के कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर कुमुद त्रिपाठी, प्राचार्य दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय सहजनवा गोरखपुर का मैं आंतरिक अंतःकरण से महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत वंदन करती हूँ। आप वर्तमान में प्राचार्य के रूप में राजकीय महाविद्यालय सहजनवा गोरखपुर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। शिक्षा जगत में आपने 22 वर्ष से अनवरत शिक्षण कार्य विद्यार्थियों के उन्नयन हेतु प्रबल प्रयास किए हैं और कर रही हैं। आप क्षेत्रीय नोडल अधिकारी सड़क सुरक्षा के संदर्भ में भी अपनी सेवाएं दी हैं। इसके अतिरिक्त वृक्षारोपण, मिशन शक्ति, आज़ादी का अमृत महोत्सव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशा मुक्ति, मतदाता जागरूकता अभियान की भी नोडल अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। और इसी क्रम में हमारे दूसरे विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर विवेकनाथ त्रिपाठी जी का भी मैं अभिनंदन वंदन करती हूँ। आप वर्तमान में सहायक आचार्य के रूप में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आप द्वारा अब तक 21 शोध लेखों का प्रकाशन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में किया गया है। आप पिछले 8 वर्षों से शिक्षण क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपको आपके कार्य के लिए रिसर्च एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड 2019 बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त हुआ है। सर आपका भी हम हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। तत्पश्चात
अभौतिक संस्कृति के स्वागतोपरांत मैं अपने अतिथियों को भौतिक संस्कृति स्मृति चिन्ह के रूप में देकर उनका स्वागत करने के लिए हिंदी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर आरती सिंह से अनुरोध करती हूं कि वे उनका स्वागत करें तथा उन्हें महाविद्यालय परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान करें। धन्यवाद मैम। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि वर्तमान में अमृत महोत्सव काल चल रहा है, ऐसे में शिक्षाविदों के ऐसे संगम से निश्चित ही अमृत रूपी मोती निकलेगा जो हमारे महाविद्यालय को प्रकाशित करते हुए संपूर्ण राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी परिणाम को निश्चित प्रदर्शित करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और इसी क्रम में मैं पूछना चाहती, कोई बच्चा इसमें शोध पत्र का वाचन यदि करना चाहता है, कोई भी रिसर्च स्कॉलर या बाहर से आए हुए हमारे अतिथियों में, तो वो अपना शोध वाचन यहाँ कर सकते हैं। आप सभी को सुप्रभात। आदरणीय उपस्थित अतिथिगण एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं सुष्मिता शुक्ला बीएड द्वितीय वर्ष की छात्रा आप सबके समक्ष नई शिक्षा नीति पर कुछ विचार लेकर प्रस्तुत हूँ। अभी हम सब ने शिक्षकों की नज़र से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सुना और जाना, पर एक छात्र के मन में कितनी उलझन रहती है, ये एक कविता के माध्यम से मैं आप सबको सुनाना चाहूँगी। पापा कहते बनो डॉक्टर, पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, दादी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ ना पाता। सुरेंद्र विक्रम जी की ये कविता यूँ तो हमने चौथी क्लास की अपनी पाठ्यपुस्तक में पढ़ी थी, पर ये आज के दौर में भी काफ़ी प्रासंगिक लगती है। पर नई शिक्षा नीति के आने के बाद ये उलझन थोड़ी कम हुई लगती है, क्योंकि इसके मल्टीडिसिप्लिनरिटी और अलग अलग समय पर एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था ने हमारे लिए अनंत संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधान, भाषाई विविधता का संरक्षण, शारीरिक शिक्षा पर जोर, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार, उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान, HECI एवं उसके कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु 4 निकायों का गठन, विकलांग बच्चों हेतु प्रावधान इत्यादि ने इसे और प्रभावी बना दिया है। सच कहूँ तो बीएड की छात्रा होने के नाते इस नई शिक्षा नीति को लेकर मेरे मन में कई तरह की भ्रांतियाँ थीं, पर इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में आने के बाद और इतने अच्छे शिक्षाविदों के व्याख्यानों को सुनने के बाद कई तरह की भ्रांतियाँ दूर हुई हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन कभी आसान नहीं होता।
जैसे रोशनी और संध्या दिवस के 2 फेरे हैं, वैसे ही हर चीज़ की कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ कमियाँ भी होती हैं, पर इनमें सामंजस्य बैठाकर चलना ही जीवन होता है। मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी अपने महाविद्यालय परिवार का, जिन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा अवसर प्रदान किया कि हम इतने अच्छे शिक्षाविदों के व्याख्यानों को सुने और अपनी ज्ञान का वर्धन करें। धन्यवाद। धन्यवाद बेटा। और कोई शोध वाचन के लिए है? कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर कुमुद त्रिपाठी मैम से अनुरोध करूंगी कि आज के विषय पर हमारा ज्ञानवर्धन करें। सादर आमंत्रित है मैम आप। धन्यवाद मैम। पेपर रीडिंग ही करूंगी, पहले ही बता दे रही हूँ। लिखा मैंने ही है लेकिन पेपर से ही पढ़ूंगी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर रजनी सिंह, डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ, प्रोफेसर पूनम टंडन, आचार्य भौतिकी विभाग, अच्छा, डॉक्टर विवेकनाथ त्रिपाठी, आचार्य शिक्षा शास्त्र विभाग, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, डॉक्टर आरती सिंह, अध्यक्ष हिंदी विभाग, महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल दूषण गोरखपुर, डॉक्टर भावना पांडे, सहायक आचार्य समाजशास्त्र विभाग, महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल दूषण गोरखपुर, महाविद्यालय के अन्य शिक्षकगण, साथ ही आमंत्रित अन्य शिक्षकगण जो इस राष्ट्रीय सेमिनार में सम्मिलित हुए हैं, छात्र और छात्रा, शिक्षार्थी, प्रजातंत्र के चतुर्थ स्तंभ हमारे पत्रकार बंधु, आप सभी का सभागार कक्ष में सादर अभिनंदन है। आज दिनांक 16 अक्टूबर 2022 को आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश एवं बीएड विभाग महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल दूषण गोरखपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसका क्रियान्वयन विषय के चतुर्थ तकनीकी सत्र का हिस्सा बनकर अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली अनुभव कर रहे हैं। साथ ही 2 महापुरुष छूट गए हैं। अव्यक्त रूप से उपस्थित राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज को सादर नमन करते हुए मैं अपनी बात को आगे रखूँगी। जैसा कि आप सब जानते हैं और आप पिछले कई सत्रों से सुनते भी आ रहे हैं कि मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय ने एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव किया है। यह बदलाव इसरो के प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में किया गया। पूर्व के सत्रों में नई शिक्षा नीति के तकनीकी विशेषताओं से आप सब अवगत हो चुके होंगे। नई शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य भारत में दी जाने वाली शिक्षा को वैश्विक स्तर पर लाना है, जिससे भारत एक वैश्विक ज्ञान का महान शक्ति बन सके। इस नीति के माध्यम से शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के कुछ सार्थक व अनुकरणीय सिद्धांत आपके साथ साझा करना चाहूँगी। प्रत्येक छात्र की क्षमता के अनुसार उसे प्रोत्साहित करना, शिक्षा को लचीला बनाना, एक सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में निवेश करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विकसित करना, छात्रों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना, उत्कृष्ट स्तर पर शोध कार्य, छात्रों को अनुशासित एवं सशक्त करना, तकनीक का यथासंभव प्रयोग करना। और आप सब ने देखा वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार ने आप सबको स्मार्टफोन दिए हैं,
जो तकनीकी शिक्षा के छात्र हैं उनको टैबलेट दिए गए हैं। हमारे यहाँ महाविद्यालयों में प्रत्येक विभागाध्यक्ष को प्री लोडेड टैबलेट दिए गए हैं, जिसमें देश विदेश के विद्वानों के लेक्चर उसमें पहले से ही लोडेड। साथ ही हमारे महाविद्यालयों को स्मार्ट क्लास की संरचना के लिए निरंतर बजट आवंटित किया जा रहा है, जिससे बच्चे नई तकनीकी के साथ शिक्षा को ग्रहण कर सकें। मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। विभिन्न प्रकार की भाषाएं सीखने का अवसर दिया गया है। बच्चों को रचनात्मक एवं तार्किक बनाना ये नई शिक्षा नीति का परम उद्देश्य है। उपरोक्त बिंदुओं के माध्यम से जो भी मैंने आपके समक्ष पढ़ा, हम देखते हैं कि नई शिक्षा नीति को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य भारत को ज्ञान का महाशक्ति बनाने के साथ साथ उच्च स्तरीय गुणवत्ता, छात्रों में संवैधानिक मूल्यों को जगाना, देश के साथ जुड़ाव पर भी बल देती है। साथ ही हम भारतीय हैं, यह गौरव का भाव भी जागृत करने के लिए हमें प्रेरित करती है। छात्रों में सामाजिक, भावनात्मक, नैतिकता आदि के विकास के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य पर भी बल देती है। इसके अतिरिक्त नई शिक्षा नीति में शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण भी किया जाएगा, जिससे कि भारत में पढ़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या बढ़े और भारत के छात्रों को भी विदेशी संस्थानों में शोध करने का मौका मिल सके। नई शिक्षा नीति 2022 के अंतर्गत राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का भी विस्तार किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मैं स्वयं को पुनः गौरवान्वित मैं अनुभव कर रही हूँ कि आज के सेमिनार में मुझे शिक्षक शिक्षा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बोलने का अवसर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षण और शिक्षक शिक्षा को 3 शीर्षकों में बांटा गया है। शिक्षक शिक्षा के लिए दृष्टिकोण, तीसरा शिक्षक शिक्षा। मुझे शिक्षक शिक्षा एवं राष्ट्रीय नीति पर अपना मत रखने का सुअवसर दिया गया है। शिक्षक शिक्षा एक औपचारिक प्रशिक्षण है, जो यहाँ बहुत से बीएड के छात्र और छात्रा बैठे होंगे। तो एक औपचारिक शिक्षण के माध्यम से आप एक अच्छे शिक्षक बन जाते हैं। इसके माध्यम से जो आप शिष्य हैं, उन शिष्यों को एक अच्छे अध्यापक के रूप में विकसित करने के लिए चयन और तैयारी बहुत गंभीरता से की जाती है। आप सब भी बीएड की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करके ही यहाँ आपको प्रवेश मिला होगा। 1854 के वुड्स नीतिशास्त्र का उल्लेखनीय योगदान रहा, जिसमें शिक्षकों के प्रशिक्षण की एक औपचारिक व्यवस्था को जन्म दिया। भारत में 1932 से विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षा विभाग स्थापित किए गए। यहीं से देश में औपचारिक अध्यापक शिक्षा व्यापक रूप लेने लगी। बहुआयामी दृष्टिकोण से अध्यापक शिक्षा को पुनर्जीवित करने को समर्पित नई शिक्षा नीति ने बहुविषयक संस्थानों में 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा लाने पर पर्याप्त जोर दिया है। यह शिक्षा नीति योग्य, जिम्मेदार अध्यापक के साथ साथ शिक्षा संस्थानों के उपचारीकरण का खाका भी खींचती है। नई शिक्षा नीति में शिक्षक शिक्षा एक ऐसे व्यापक एवं इंटर्नशिप कार्यक्रम को महत्व देती है, जो विद्यार्थी अध्यापकों को समुदाय की अवधारणाओं से जोड़ सके। विद्यालयों एवं समुदायों के में जाकर कार्य करना और समाज उपयोगी एवं राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ावा देना इस नीति का एक महत्वपूर्ण सुझाव है। मैं गर्व के साथ इस मंच से कोविड नोडल अधिकारी के रूप में ये कह सकती हूँ कि महाराणा प्रताप जंगल दूषण के बच्चे उस कोविड काल में मैंने देखा आपकी फ़ोटोज़, जो आपके महाविद्यालय के नोडल अधिकारी थे, मुझे लगातार सूचना देते थे। आप लोगों ने गांव को गोद लिया, न सिर्फ आप लोगों ने सैनिटाइज़र बनाया, बल्कि उसको गांव-गांव में घर घर तक पहुंचाया, अपने गोद लिए हुए गांव को। मैंने आपके महाविद्यालय के नोडल अधिकारी के माध्यम से ये भी देखा
कि आप लोगों ने बहुत से बच्चों ने जो है वह सिलाई भी की, क्योंकि उसमें मास्क की एकदम शॉर्टेज हो गई थी। तो महाराणा प्रताप जो परिषद के सभी महाविद्यालय हैं, मैंने सबकी रिपोर्टिंग देखी, सबके फोटोज देखे कि उन लोगों ने मास्क को सिला और डोर टू डोर जाकर गांव में वितरित किया। यह मेरा सौभाग्य है कि ऐसे विद्यार्थियों के बीच में, ऐसे महाविद्यालय परिवार के बीच में मैं यहाँ उपस्थित हूँ। नई शिक्षा नीति में शिक्षक शिक्षा का यह पाठ्यक्रम मूल्य आधारित एवं युगों से विद्यमान भारतीय ज्ञान व्यवस्था, व्यावहारिक अनुप्रयोग, तकनीक और बदलती सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप भावी पीढ़ी के लिए अध्यापकों को तैयार करने और जिम्मेदार नागरिक तैयार करने में अपनी भूमिका निभाएगी। नई शिक्षा नीति के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षकों की गुणवत्ता का स्तर और ऊंचा करने के लिए नई शिक्षा नीति में कई प्रावधान हैं। नई शिक्षा नीति में 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम होगा, जिसका अर्थ है कि विद्यार्थी को एक प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में डिग्री और एक निश्चित विषय में स्नातक की डिग्री दोनों प्राप्त होगी। इस नीति में सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी, जो सेवारत शिक्षक हैं उनके भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी ध्यान में रखा गया है। शिक्षा नीति में प्रस्तावित परिवर्तनों के आलोक में नीति निर्माताओं का प्रयास है कि शिक्षक शिक्षा से संबंधित नीति के क्रियान्वयन के लिए तत्काल, माध्यम एवं दीर्घकालिक लक्ष्यों को स्थापित करना होगा, जिसमें स्पष्ट निर्देश होंगे कि इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए। इस योजना का क्रियान्वयन विकास और सकारात्मक रणनीति से जनता के मध्य यह संदेश भी जाएगा कि शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की नीति और इरादे के बीच में कोई टकराव नहीं है और सरकार इन अनुशंसाओं को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध भी है, क्योंकि छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों की सक्षम टीम का निर्माण करना अनिवार्य है, जो आपका महाविद्यालय कर रहा है। और सब जो आप बीएड के विद्यार्थी हैं, मुझे विश्वास है कि जब आप यहाँ से पढ़ के निकलेंगे तो नई शिक्षा नीति के अनुरूप ही एक शिक्षक के रूप में आप जो है वह हमारे समाज को लाभान्वित करेंगे। नई शिक्षा नीति में बुनियादी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षकों को तैयार किया जा रहा है, जिसमें उन्हें बहुविषयक दृष्टिकोण और ज्ञान के साथ साथ, जैसा कि अभी एक बच्ची ने कहा कि चूँकि बहुविषयक ज्ञान है तो जो एक नई शिक्षा के लिए जो भ्रम था वह समाप्त हो गया है। अभ्यास भी कराया जाएगा। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि शिक्षक शिक्षण प्रक्रियाओं के साथ साथ भारतीय मूल्य, भाषा, ज्ञान, लोकाचार परंपराओं, जनजाति परंपराओं आदि के प्रति जागरूक हो। हर्ष का विषय है जब देश स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने पर महोत्सव मना रहा था, उसके अंतर्गत इस योजना को जारी किया गया और उसी आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में यह दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में हम सब आज एक स्थान पर एकत्रित हैं। एक बार पुनः महाविद्यालय परिवार के प्रति आभार ज्ञात करते हुए कि आपने मुझे यह सौभाग्य दिया और इस योग्य समझा कि मैं इस विषय पर बोल सकूं। मैम, आपका हृदय से आभार है। सभा कक्ष में उपस्थित सभी के प्रति आभार कि आपने धैर्यपूर्वक मुझे सुना। श्रद्धेय मंच को भी आभार, जिन्होंने, अगर मुझे कोई त्रुटि होगी तो मुझे विश्वास है कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो हमें सुधार का अवसर देंगे। अपनी वाणी को 7 अगस्त 2020 को श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के वाक्यांश से अपनी वाणी को विराम दूंगी। आपने अपने वक्तव्य में कहा था, नई शिक्षा नीति एक भारत का आधार बनेगी। नई शिक्षा नीति एक भारत का आधार बनेगी। नई शिक्षा नीति भारत के छात्रों को ग्लोबल सिटीजन बनाएगी। साथ ही यह शिक्षा नीति उन्हें अपनी सभ्यता से भी जोड़े रखेगी। इसी के साथ एक बार पुनः धन्यवाद, आभार, जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम। यदि एक कथन है, यदि आप हमें एक अक्षी माँ दीजिए तो हमें वो बच्चे एक अच्छा राष्ट्र दे सकते हैं। और आज ऐसी मातृ शक्ति को सुनकर हम आह्लादित हैं, आनंदित हैं। और मैम, आप ये कह करके हमें ऐसा अच्छा नहीं लगा कि हम आप में त्रुटि ढूंढें, आप हमारा मार्गदर्शन करें। हार्दिक हृदय से आपका धन्यवाद। और इसी क्रम में मैं डॉक्टर विवेकनाथ त्रिपाठी जी से आग्रह करूंगी कि वे अपने ज्ञान से हमें अभिसिंचित करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर्वप्रथम मैं इस गोरखपुर बाबा गोरखनाथ की तपोभूमि को प्रणाम करता हूँ और इस आमंत्रण के लिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के प्रत्येक व्यक्ति को सादर धन्यवाद देता हूँ। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उसका क्रियान्वयन विषय पर अपनी बात रखने के लिए, ऐसा अवसर उपलब्ध कराने के लिए विशेष रूप से डॉक्टर राजशरण शाही सर, जो हमारे अभिभावक के रूप में रहते हैं, और इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप राव जी का मैं विशेष रूप से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मंच पर आसीन इस चतुर्थ तकनीकी सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर रजनी रंजन सिंह सर, हमारे एक मार्गदर्शन के रूप में जब भी कभी हमें आवश्यकता होती है, निश्चित रूप से उनका पाथेय हमें प्राप्त होता है। विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर कुमुद त्रिपाठी मैम, जिन्होंने अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपना एक विमर्श प्रस्तुत किया। इस सत्र का संचालन कर रही भावना पांडे मैम, आरती सिंह, डॉक्टर आरती सिंह, इस सत्र की प्रतिवेदक, और इस सभागार में उपस्थित समस्त विद्यार्थी, शिक्षक, आप सभी के अंदर विराजमान उस विद्वता को मैं प्रणाम करता हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उसका क्रियान्वयन ऐसा विषय रखा गया है जिस पर मुझे बोलने के लिए कहा गया है। कल से ये संगोष्ठी और कार्यशाला दोनों संचालित हो रही है। बहुत से पूर्व के वक्ताओं ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपने विचार व्यक्त किए होंगे, बहुत सी बातों की पुनरावृत्ति भी होगी, लेकिन निश्चित रूप से मेरी जो समझ है वो मैं आप लोग के समक्ष रखूंगा। मैं बचपन से ही या अपने अध्ययन काल में जब भी कोई विषय मेरे सामने आता था तो उसको मैं 3 बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में, कह लीजिए 4 बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में देखता था। पहला जो विषय हमारे सामने आया है उससे पहले की स्थिति क्या थी, व्हाट वाज, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या था। दूसरी जो स्थिति है वो व्हाट इज़ की है, क्या है। और तीसरा जो विषय है वो क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी। और चौथा जो है कैसे होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अगर इन हम 4 बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करें, क्या था, तो ऐसा नहीं है कि भारत में इससे पहले शिक्षा नीतियाँ नहीं बनी। ऐसा नहीं है कि भारत में इससे पहले शैक्षिक सुधारों के लिए विभिन्न आयोगों एवं प्रतिवेदनों को नहीं लाया गया। और आज की शिक्षा व्यवस्था क्या है, चूँकि बहुत सारे विद्यार्थी सभागार में बैठे हुए हैं, तो इस विमर्श को व्यवहारिक रूप देना आवश्यक होता है। आज की शिक्षा व्यवस्था क्या है इस पर भी समझना है। जो ये विमर्श है वो क्रियान्वयन को लेकर के है कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे क्रियान्वयन करें।
मैं कह रहा था कि आज से पहले क्या था, और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूर्णतः कह लीजिए कि हमारी एक जो ज्ञान परंपरा जो भारत कभी विश्व को शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करता था, उसकी भावनाओं को पुनः स्थापित करने की दृष्टिकोण को रखते हुए उस भावना को लेकर के इस नीति का निर्माण किया गया है। उसको प्राप्त करने की दिशा में विभिन्न प्रकार के इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी, रणनीतियाँ जिसको बोलते हैं, उसको अपनाना होता है। पूर्ण रूप से अगर हम देखें तो 1947 जब हमारी स्वतंत्रता मिली, उसके बाद से 48 से लेकर के और अभी 2020-22 तक, 48 से लेकर के 52, 52 से 68, 68 से 86, 92, 2005 और नॉलेज कमीशन, यशपाल समिति की रिपोर्ट, और उसके पहले जब यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी तो एक साथ 15 बिल पार्लियामेंट में लाए गए थे। अनफेयर प्रैक्टिस से लेके इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में खोलने की बात तक की गई थी। उस समय के एचआरडी मिनिस्टर प्रोफेसर कपिल सिब्बल जी थे, और उन्होंने कहा था कि नॉलेज कमीशन की रिपोर्ट को हम 100 दिनों के अंदर भारत में लागू करेंगे। और स्थिति क्या रही, जो शिक्षाविद हैं वो समझते हैं, कोई भी नीति बनती है बहुत ही अच्छी मंशा के साथ बनती है, बहुत ही अच्छे दृष्टिकोण और भाव को लेकर के बनती है, लेकिन उसका क्रियान्वयन जब करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं उससे संबंधित जो घटक हैं, जो कंपोनेंट हैं, जिसको हम लोग अपनी भाषा में स्टेक होल्डर्स बोलते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी, समाज, शैक्षिक प्रशासक, ये बेसिक रूप से स्टेक होल्डर्स के रूप में कंसिडर किए जाते हैं, और इन्हीं के कंधों पर किसी भी प्रकार की नीति को इम्प्लीमेंट करने का कार्य होता है। मुझे एक लाइन याद आती है, अब्राहम लिंकन कहते हैं कि इफ़ यू विल प्रोवाइड अ ट्री फॉर चॉप अप डाउन अ ट्री, आई विल स्पेंड फर्स्ट 4 आवर टू शार्पनिंग द एक्स। अगर आप मुझे कोई पेड़ देते हैं उसको काटने के लिए, तो उसके काटने में जितना समय लगेगा उसका 4 घंटा, 6 घंटे की अवधि मानते हैं वो, 4 घंटे मैं इस बात पे व्यतीत करूंगा कि उस पेड़ को काटने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करना है उसको कैसे शार्प किया जाए, उसकी धार को कैसे बढ़ाया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर इतने वेबिनार हुए, इतना डेलिब्रेशन हुआ, हमें नहीं लगता कि अब तक की जितनी भी शिक्षा नीति आई है उतना डेलिब्रेशन किसी और भी नीति पे हुआ होगा। मैंने एक आर्टिकल लिखा, वो AIU में पब्लिश्ड है, स्पीकिंग ट्रूथ अबाउट पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन। मैंने क्वेश्चन पूछा था उसमें कि क्या इतने ही वेबिनार, इतने ही डेलिब्रेशन होंगे, व्हाट एक्सटेंड अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, क्या कितने एक्सटेंड तक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो की प्रिंसिपल हैं उसमें से सबसे जो आखिरी प्रिंसिपल है वो ये है कि कंटिन्यूअस असेसमेंट, कंटिन्यूअस रिव्यू ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च बाय द एक्सपर्ट, बाय द रिसर्च कम्युनिटी। हम सिर्फ इसी बिंदु पे बात करेंगे, कंटिन्यूअस रिव्यू किसका, इम्प्लीमेंटेशन के एक्सटेंड का, कहाँ तक इम्प्लीमेंट हुआ। मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या उतना ही हम इस चीज़ को लेंगे कि कितनी पॉलिसी उसके किस किस एस्पेक्ट को, फ्रॉम स्कूल एजुकेशन टू हायर एजुकेशन, देयर आर नंबर ऑफ प्रोविजन मेंशन बाय द डॉक्यूमेंट, मेंशन इन द डॉक्यूमेंट। तो किन किन प्रोविजनों को हमने अचीव किया, किन किन प्रोविजनों को इम्प्लीमेंट किया, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या रोल है, उनका एंगेजमेंट क्या है। तो देखने के लिए कह सकते हैं कि एक डेलिब्रेशन यहाँ पे हो रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन, अभी हम लोग वर्कशॉप में बैठे थे, सर भी बैठे हुए थे, विभिन्न संस्थाओं की प्रस्तुति हो रही थी, उसमें एक्सटेंट बताया जा रहा था कहाँ पे किस किस कंपोनेंट को जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मैं सिर्फ जब हम इसके दिशा में आगे बढ़ने की बात करते हैं तो एक सामान्य परसेप्शन ये बनता है कि किसी भी कार्य को करने के बीच जैसे पॉलिसी मेकर और इंड यूजर 2 व्यक्ति होते हैं, एक पॉलिसी बनाने वाला और एक पॉलिसी को प्रैक्टिस करने वाला, और उससे रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट। इनके बीच में जब हम इन ऑर्डर टू फिल अप द गैप बिटवीन पॉलिसी मेकर एंड इंड यूजर,
तो बहुत सारे चैलेंज हमारे सामने आते हैं। उसमें से पहला चैलेंज हम लोग बोलते हैं कि संसाधनों का अभाव है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, फाइनेंशियल कंसर्न, वित्त का अभाव है। हम बोलते हैं गवर्नेंस अच्छी नहीं है, हम बोलते हैं स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम बोलते हैं कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पॉलिटिकल विल जो है वो नहीं है। बहुत सारे ऐसे इशू आते हैं। लेकिन मैं कहता हूं अगर एक एक इशू को हम लोग देखें, स्टेक होल्डर्स, मेरी एक आर्टिकल पब्लिश हुई 2015 में भारतीय आधुनिक शिक्षा NCERT में। मैंने उसमें लिखा था अध्यापक शिक्षा में प्रतिबद्धता। 4 स्तंभ लिए थे। पहला स्तंभ था शिक्षक, दूसरा था विद्यार्थी, तीसरा था समाज और चौथा था शैक्षिक प्रशासक। ये चारों जो एस्पेक्ट थे, चारों जो स्टेक होल्डर्स थे, उन पे समझने की ज़रूरत थी कि क्या शिक्षक जिस कार्य के लिए, जिस कमिटमेंट के लिए उसकी नियुक्ति की गई है, जिस प्रोफेशन के लिए वो है, क्या वो कार्य कर रहा है। विद्यार्थी जिसके लिए विद्यालय बना हुआ है, उस विद्यालय में आ रहा है, क्या वो वही कार्य कर रहा है जिसके लिए जो लक्ष्य तय किया हुआ है। समाज जो कभी शिक्षा को संरक्षक की भूमिका के रूप में देखा जाता था, वो समाज क्या अपनी भूमिका वही निभा रही है। और शैक्षिक प्रशासक जिनको हम सभी को कह लीजिए कि एक तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड करने का कार्य था, ई गवर्नेंस जिसको इजी गवर्नेंस के रूप में हम देख सकते हैं कार्य था, वो कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चर्चा करती है तो उच्च शिक्षा की समस्याओं को बहुत ही विस्तृत तरीके से चर्चा करती है और वो इस बात को हाईलाइट भी करती है कि देयर इज ए गैप और एक कोऑर्डिनेशन का अभाव है स्टेक होल्डर्स के बीच। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच समन्वय का अभाव है, शिक्षक और समाज के बीच समन्वय का अभाव है, शिक्षक और शैक्षिक प्रशासक के बीच समन्वय का अभाव है, कोऑर्डिनेशन। तो पहली चीज़ जब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं, और अभी हमारे सामने विषय विशेषज्ञ जो इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं रजनी रंजन सिंह सर, बहुत सारे हमें लगता है कि व्याख्यान इस पे दिए होंगे, अच्छी तरीके से आप लोग को उसको बारे में चर्चा करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन में यह बात आती है कि इन सब के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाए। वेदर वी आर गोइंग टू डेवलप कैरिकुलम, वेदर वी आर गोइंग टू डेवलप असेसमेंट, वेदर टेक्निक्स, वेदर वी आर गोइंग टू एनी काइंड ऑफ गवर्नेंस स्ट्रेटेजी, चाहे हम पाठ्यक्रम बनाने जाएं, चाहे हम पेडागोजिकल कंसर्न को लें, चाहे हम आकलन के लिए किसी विधि का प्रयोग करें, तो उसमें जो विद्यार्थी हैं उनका इन्वॉल्वमेंट कितना है, पाठ्यक्रम बनाने के लिए उनकी सहभागिता, उनका एंगेजमेंट कितना है। जब तक ये नहीं होगा, फिर ये सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका जो कह लीजिए कि डेडिकेशन है, डिवोशन है, कमिटमेंट है, इन सबको अपने जो कंफर्ट जोन है उस कंफर्ट जोन से कमिटमेंट जोन पे आना पड़ेगा। वी आर बाउंड टू डू, मतलब हम एक्सक्यूज नहीं दे सकते, तो उनको अपने कमिटमेंट जोन पे आना होगा, तब जाकर के इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा जो बिंदु जिसको हमने कहा कि हम फाइनेंशियल कंसर्न को लेकर के चिंता व्यक्त करते हैं, पहले भी हमारे भारत में जो शिक्षा व्यवस्था थी, अगर आप लोग उसको देखेंगे, अभी वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो बहुत अच्छे विश्वविद्यालय की श्रेणी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय आता है, गोरखपुर का विश्वविद्यालय ले सकते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ले सकते हैं। जब आप उसके विकास के क्रम को पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो उस विश्वविद्यालय के विकास का क्रम था वो समाज के द्वारा इनिशिएट किया गया। उसको मदन मोहन मालवीय जी ने जब उस विश्वविद्यालय की नींव रखने के लिए लोगों से चंदा दान मांगने की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हम लोग को मिलते हैं कि लोग दान देने से मना कर देते थे। तो जो जिसको हम लोग कह सकते हैं कि सोशल कंट्रीब्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अभी उसको हम लोग सोशल कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हैं, कि जो ठीक है। तो मुझे मैम की तरफ से पत्र दिया गया है, समय की सीमा का हमें ध्यान रखना है। तो ऐसा नहीं है कि फाइनेंस सिर्फ गवर्नमेंट का काम है। मैं अपनी बात को समराइज करूंगा कि फाइनेंस सिर्फ गवर्नमेंट का काम है। हम जीडीपी को लेकर के अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि 6% जीडीपी से होनी चाहिए, लेकिन मैं अभी पढ़ रहा था जो वेस्टर्न कंट्री हैं, अगर आप उनके जीडीपी को देखेंगे, एलोकेशन में जो पब्लिक पार्टनरशिप है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसकी तरफ भी हमें अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस की तरफ जाना पड़ेगा। और
ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिसको हमें देखना होगा, तब जाकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति का वैश्विक रूप से जो क्रियान्वयन है वो हो पाएगा। मेरा सिर्फ कहना ये है कि जो भी इस शिक्षा नीति से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो शैक्षिक प्रशासक हों, विद्यार्थी हों, शिक्षक हों, अभी मेजॉरिटी लेवल पे जो अवेयरनेस की स्थिति है वो अभी भी कम है। जो टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशंस के टर्म्स हैं वो भी अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो हमें कंटिन्यूअस रिगरस इवैल्यूएशन असेसमेंट करना पड़ेगा अपनी पॉलिसी को सही डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और इस महाराणा शिक्षा परिषद को यह अवसर उपलब्ध कराने के लिए आप सभी को पुनः प्रणाम। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके बृहद ज्ञान की धारा से हमारा मार्गदर्शन हुआ, और इसी क्रम में अब हम हमारे आज के चतुर्थ सत्र के अध्यक्ष जी से आग्रह करते हैं कि हमारा मार्गदर्शन करें। मुझे लग रहा है कि इसको बताइए। ठीक है। मेरी आवाज़ तो आप तक पहुंच ही रही है, ऐसा मैं आशा करता हूं। सबसे पहले कण कण में विद्यमान मैं उस ईश्वर को नमन करता हूं जो हम सभी के बीच में आत्म तत्व के रूप में, विद्या तत्व के रूप में, शिव तत्व के रूप में और हर एक तत्व के रूप में, सर्व तत्व के रूप में मौजूद है। मैं उस ईश्वर को नमन करता हूँ। और साथ ही साथ जिनके महती प्रयास से, जिनके सद प्रयास से, जिनकी साधना से, जिनके समर्पण से इस महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उनके द्वारा संचालित जितनी भी शैक्षिक संस्थान हैं, उन सभी जो राष्ट्र संत हैं, ब्रह्मलीन दिग्विजय जी महाराज, अवैद्यनाथ जी महाराज, उन सभी के उस सूक्ष्म उपस्थिति को भी मैं नमन करता हूँ। और साथ ही साथ इस महाविद्यालय द्वारा जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसके कार्यान्वयन पे जो संगोष्ठी और कार्यशाला का जो आयोजन किया गया है, उसमें जो मुझे ये अवसर दिया गया है, ये मेरे लिए वाकई अद्वितीय है, अभूतपूर्व। इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि मैं जब यहाँ पे आया तो ये मेरा प्रथम आगमन था इस महाविद्यालय में। गोरखपुर आना जाना लगा रहता है, लेकिन इस महाविद्यालय परिसर में मेरा प्रथम आगमन हुआ है। और उस आगमन के अवसर का जो श्रेय है ये इस महाविद्यालय परिवार को जाता है। उनको मेरे तरफ से बहुत ही हार्दिक धन्यवाद कि हमें इतने बेहतर जगह, जो कि मुझे लग रहा था कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में भारतीयता नहीं है, जिस पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बहुत ही जोर है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राष्ट्रीयता का जो पहले अभाव था, भारतीयता का अभाव था, भारत में भारतीयता को ही जो इग्नोर किया जा रहा था, तो मैं देखता हूँ कि इस संस्थान में आप लोगों ने जो भारतीयता और राष्ट्रीयता का जो मुझे प्रतिबिंबन दिखाई पड़ता है, ये बहुत ही काबिले तारीफ़ है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आना हुआ है, उस नीति का, उस डॉक्यूमेंट का, लेकिन उससे पहले आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस प्रैक्टिस में सहयोग देने के लिए जो यहाँ के जितने भी अध्यापक हैं, जितने भी शैक्षिक प्रशासक हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ कि आप लोग इस बहुत सारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो बहुत सारे प्रोविजंस हैं, उसको बहुत पहले से ही आप इम्प्लीमेंट
आपने किया हुआ है। इसका अर्थ ये भी है कि हमारे जो भी नीति निर्माता होते हैं उनको भी कहीं न कहीं इनपुट मिलता है कि इस तरीके के संस्थान भारत में कहाँ कहाँ चल रहे हैं, और उसको रोल मॉडल मानते हुए हम एक ऐसा डॉक्यूमेंट जारी करें जिससे हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को हम ट्रांसफॉर्म कर सकें। मुझे लग रहा है कि उस ट्रांसफॉर्मेशन में आप लोग बहुत पहले से प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आप सभी जितने भी इस परिवार के सदस्य हैं, अब मैं उस परिवार का सदस्य मैं भी बन चुका हूँ, तो मैं परिवार के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूँ कि आप लोग बहुत पहले से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे एक सुष्मिता शुक्ला एक स्टूडेंट आई थी, जिसमें वो एक स्टूडेंट का क्या उलझन होता है, उसकी क्या मानसिक दशा होती है, किस तरीके के एक डिसीज़न के उस चौराहे पे खड़े होना कि जहाँ पे हमें लगता है कि हम संक्रमण वेला से गुजर रहे हैं, हमें किस ओर जाना है। एक छात्र के लिए, एक विद्यार्थी के लिए हमेशा एक उलझन का विषय होता है, और उसकी ये मनोदिशा को जो उसने अपने कविता के माध्यम से जो प्रतिबिंबित किया, मुझे लग रहा है कि ये वाकई हकीकत है। जब हम शैक्षिक संस्थानों में, जब मैं अपने स्टूडेंट से डील करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक शैक्षिक संस्थान में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो हमारे विद्यार्थी, हमारे छात्र छात्राएं, उनके माइंड में एक उलझन होती है, क्योंकि उस समय वो बहुत बड़ा निर्णय नहीं ले सकते। वो निर्णय समाज के प्रेशर पे, पेरेंट्स के प्रेशर पे, पीयर्स ग्रुप के प्रेशर पे वो लेने की कोशिश तो करते हैं, लेते भी हैं, लेकिन जब उस पथ पे जब वो आगे बढ़ने की जब हिम्मत दिखाते भी हैं तो कहीं न कहीं उनको लगता है कि ये रास्ता हमारा गलत हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस उलझन को दूर करने का एक बहुत बड़ा दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे स्टूडेंट को केंद्र में रखा गया है, जहाँ पे छात्र छात्राओं की प्रतिभा को, छात्र छात्राओं के रुचि को, उनकी अभिरुचि को केंद्र में रखा गया है। और उसके फॉर्म में जब आप देखेंगे तो जो मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, डिसिप्लिनरी जो बाउंड्रीज़ हैं, जो आप जब देखते होंगे कि विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुशासन की चारदीवारी में बंधा हुआ है, और आज भी यदि देखते होंगे कि भौतिक विज्ञान का बाउंड्री, रसायन विज्ञान का बाउंड्री, शिक्षा शास्त्र का बाउंड्री, अध्यापक शिक्षा का बाउंड्री, ये सभी अलग अलग बाउंड्रीज बने हुए हैं। और उन सब में लगता है कि हम सभी अध्यापक एक उस मठ के मठाधीश हैं, और हम सभी के बीच कोई बहुत इंटरैक्शन नहीं होता है। वो ऐसा लगता है कि इनका अस्तित्व ही बिल्कुल अलग है। लेकिन ये गौर करने का विषय है कि ज्ञान को कभी किसी चारदीवारी में, किसी बाउंड्री में नहीं बांधा जा सकता है। ह्यूमन की जितनी भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को ट्रांसडिसिप्लिनरी, जिसको हम परा अनुशासनात्मक कहते हैं, उस विषय से ही उसको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कोविड ने हमें इस बात को सिखाया कि हम कितने फ्रेजाइल हैं, हम कितने क्षणभंगुर हैं। एक छोटा अदृश्य वायरस हमारे उस विज्ञान के अस्तित्व को कितना बड़ा चैलेंज दे सकता है। और एक पॉजिटिव जो कोविड ने सिखाया कि इतनी बड़ी महामारी को हम इंटरकनेक्टिविटी से ही हम दूर कर सकते हैं। मीन्स क्या कि सहयोग से, कोलैबोरेशन से हम दूर कर सकते हैं। एक तो हमें ये सिखाया कि हम कितने फ्रेजाइल हैं, हम कितने क्षणभंगुर हैं। दूसरा हमें ये सिखाया कि हम जब तक सहयोग नहीं करेंगे, आपस में कोलैबोरेशन नहीं करेंगे, तब तक हमारा अस्तित्व नहीं होगा। अभी यूनेस्को ने एक रिपोर्ट अभी जारी किया है जिसमें री इमेजिनिंग आवर फ्यूचर्स टुगेदर, मीन्स क्या कि
हम अपने फ्यूचर को किस तरीके से री इमेजिन करें, और उस इमेजिनेशन के बाद एजुकेशन को किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति उस ओर एक बढ़ता हुआ कदम है जहाँ पे एक प्रत्येक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मल्टीडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, इसको सरल शब्दों में कहा जाए तो अनुशासन और अनुशासन के बीच की जो अंतःक्रिया है, उसके बीच की जो मोबिलिटी है, उसके बीच की जो गतिशीलता है, इसको बढ़ाया जाए। क्योंकि आपका जब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, आपका जो बहुआयामी विकास करना है, सर्वांगीण विकास करना है, तो हमें आपको आपके अंदर एक इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट्स का डेवलपमेंट करना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस ओर एक बढ़ता हुआ कदम है। मैं जब इस विश्वविद्यालय में आया तो इस विश्वविद्यालय में जो इनॉग्रल सेशन था, उस इनॉग्रल सेशन को देखने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि आप संगीत में भी प्रवीण हैं, आपके अंदर एक हार्ट की भी ट्रेनिंग है, आपके अंदर हेड की भी ट्रेनिंग है, आपके अंदर हैंड की भी ट्रेनिंग है, जिसको 3H का कॉन्सेप्ट है कि मस्तिष्क, हृदय और हस्त, जो कि कर्म का प्रतीक है, इन तीनों का कोऑर्डिनेशन, तीनों का ओवरऑल डेवलपमेंट इस शैक्षिक संस्थान द्वारा किया जा रहा है। और जब हम तीनों को ट्रेन करते हैं, जब तीनों को एजुकेट करते हैं, जब तीनों को जब हम टीच करते हैं, तब वहीं से एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात आती है। और इसी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को लेकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में चिंता व्यक्त की गई है कि हमें 21st सेंचुरी का एजुकेशन का मॉडल चाहिए। हमें 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है। अभी हाल में माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा 5G का लॉन्च किया गया है। अब आप हमारे सामने, आप जब आप देखें तो हमारे सामने एक 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, दूसरी तरफ 21st सेंचुरी के जो यंगर जनरेशन है उनका थॉट प्रोसेस, उनके अंदर एक बाई बर्थ यदि देखें तो साइंटिफिसिज्म का एक विकास और विस्तार। जब आप एक छोटे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में जब आप जाते हैं, जब उन छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं तो टेक्नोलॉजी के प्रति जो उनका एक इनेट जो इंक्लिनेशन है, एक जो जन्मजात जो आप जब देखेंगे तो उनकी जो अभिरुचि है, उन अभिरुचि को किस तरीके से हम अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लाएं। तो 21वीं सदी की जो चुनौतियां हैं, जिसमें हमें क्रिटिकल लर्नर चाहिए, हमें क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, हमें एक इनोवेटिव लर्नर चाहिए, हमें एक इस तरीके का लर्नर चाहिए जो वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो। तो इस शैक्षिक संस्थान पे, जो एक सामाजिक संस्थान है, समाज को क्या चाहिए, समाज को और शैक्षिक संस्थान को किस तरीके से कोलैबोरेट करना चाहिए, इस कोलैबोरेशन का ये मॉडल है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कि किस तरीके से हम सभी अध्यापकों द्वारा हमारे सामने ये जितने भी, मैं इस कक्ष में मैं देख सकता हूँ कि लगता है कि नव विहान आ चुका है, एक समाज में एक नई जागृति आ चुकी है। जब देखते हैं कि एक हॉल में मुझे लग रहा है कि कम से कम 70% गर्ल्स हैं और 30% बॉयज़ हैं। ये एक नए भारत का एक देखा जाए तो ये एक देखा जाए कि ये एक बहुत बड़ा प्रतीक है। मीन्स क्या कि जब हम ये देखें कि हमारी छात्र छात्राएं जब सामाजिक परिवर्तन का संवाहक बनना चाहती हैं, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो आप देखेंगे कि सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स के लिए जो स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं, जब उसके क्लॉज 6 को और क्लॉज 14 को जब आप स्टडी करेंगे तो उसमें चाहे वो जेंडर की बात हो, चाहे पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात हो, चाहे वो ट्राइबल बच्चों की बात हो, इन सभी को किस तरीके से एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाना है। और इंक्लूसिव सोसाइटी का जब हम देखें तो ये स्लोगन सबको याद होता है कि सबका साथ और सबका विकास। मीन्स क्या कि सबके साथ के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी सभी बच्चों को लाना पड़ेगा। और जब हम सभी बच्चों को विद्यालय तक ले आते हैं तो विद्यालय की संस्कृति बदल जाती है।
तो विद्यालय की जब संस्कृति बदल जाती है तो सबसे जो महती दायित्व है हम सभी अध्यापकों का है कि पहले हमें एक सेलेक्टेड ग्रुप को टीचिंग करने की केवल आदत थी, लेकिन जब हमारे कक्ष में जब एक पर्सन विद डिसेबिलिटी का बच्चा भी आ जाता है, जब हमारे कक्ष में चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स भी आ जाता है, हमारे कक्ष में ट्राइबल बच्चे भी आते हैं, हमारे कक्ष में जितने भी मार्जिनलाइज्ड और हिस्टोरिकली अंडर रिप्रेजेंटेटिव जो ग्रुप्स हैं वो जब आते हैं, तो हम सभी शिक्षक को सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस सेल्फ एजुकेशन का नाम है, क्योंकि यदि देखा जाए तो हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये एस्पेक्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हम किस तरीके से भारतीयता को आगे लाएं, भारत सेंट्रिक एजुकेशन को किस तरीके से प्रमोट करें, क्योंकि भारतीयता को लाना, राष्ट्रीयता को लाना, तो उसका गुरुत्वाकर्षण का केंद्र भारत की भूमि में होना चाहिए, भारत की मिट्टी में होना चाहिए, न कि हमें ऑक्सफोर्ड मॉडल, न कि हमें एक कैलिफोर्निया का मॉडल, न कि हमें वर्जीनिया का मॉडल, न कि हमें किसी और मॉडल की ज़रूरत है। हमें इंडिजिनस मॉडल को ढूंढना पड़ेगा और उस इंडिजिनस मॉडल को ढूंढने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्पॉर्टेंट दस्तावेज है। मेरी गुजारिश है आप सभी स्टूडेंट से, आप सभी लोग उस दस्तावेज को पढ़ें, क्योंकि कम से कम आगे इस 10 इयर्स 20 इयर्स में इस दस्तावेज के माध्यम से ही पूरे नेशन का डेवलपमेंट किया जाना है, पूरे राष्ट्र का विकास करना है, और उस राष्ट्र के विकास में आपकी भूमिका बहुत अहम है, क्योंकि आप ब्रांड एम्बेसडर होंगे, आप उस सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के संवाहक होंगे। इस वजह से, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत सारे बीएड के स्टूडेंट हैं, बहुत सारे अध्यापक शिक्षा के स्टूडेंट हैं, जो सबसे जो चैलेंजिंग सिचुएशन है वो अध्यापक शिक्षा के स्टूडेंट को, क्योंकि आगे आने वाला जो दिन है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अब सारे बच्चे अवेयर हो रहे हैं, अब सारी क्लास की गतिकी चेंज हो रही है, उसमें स्पेशल नीड्स के बच्चों को किस तरीके से कैटर करेंगे, ट्राइबल बच्चे को उनकी संस्कृति को प्रिजर्व करते हुए उनकी भाषा में कैसे आप एजुकेट करेंगे। इसलिए कहा गया इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि जो सबसे ब्रिलियंट माइंड है, जो सबसे इग्नाइटेड माइंड है, वो शिक्षक होना चाहिए। शिक्षक से बड़ा सामाजिक परिवर्तन लाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि एक शिक्षक और अध्यापक के गोद में सृजन और विनाश दोनों ही पलते हैं। अब आपके हाथ में है, क्योंकि आप जब तक अपने आप को ओरिएंट नहीं करेंगे, जब तक आप पराविद्या में भी निष्णात नहीं होंगे, जब तक आप अपने आप को सोल इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी आत्मविद्या में पारंगत नहीं होंगे, जब तक आप लुक इनटू नहीं करेंगे, तब तक शायद आप एक बेहतर अध्यापक नहीं बन सकते हैं। इसीलिए मुझे लग रहा है कि चाहे आप अध्यापक बने या किसी भी प्रोफेशन में जाएं, उस प्रोफेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का, और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जो विधा है उसको किस तरीके से एजुकेट किया जाए वो भारतीय विद्या में ही है। इसीलिए जब आप इस शिक्षा नीति को पढ़ेंगे तो भारतीय जो विद्याएं हैं उन विद्याओं को किस तरीके से महाविद्यालयों में किस तरीके से लागू किया जाए, इसकी बात कही गई है। और मुझे बहुत ही अपार हर्ष, मैं अभिभूत हूँ यहाँ आकर के। मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत पहले से इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन को आप लोगों ने ऑप्ट किया हुआ है, उस ट्रेडिशन को आप लोगों ने इम्पॉर्टेंस दिया हुआ है। बस अब मुझे लग रहा है कि इसकी जो सफलता की कहानी है, और जहाँ तक हम सफल और होना चाहते हैं, इसकी कहानी गोरखपुर के चहारदीवारी से बाहर भी जाना चाहिए, और उस चहारदीवारी से बाहर ले जाने के संवाहक भी आप सभी होंगे। इसलिए आप सभी को अवेयर भी होना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत अभिभूत हूँ। मैं इस पूरे महाविद्यालय प्रशासन, शिक्षा परिषद के प्रशासन के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे एक ये आउटस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी दिया गया, जिसके माध्यम से हम आप लोगों से इंटरैक्ट हो पाए और इस परिवार का सदस्य बन पाए। थैंक यू वेरी मच। आपके अध्यक्षीय उद्बोधन से हमारे महाविद्यालय परिवार हर्षित है। हार्दिक हृदय से मैं आपका अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद करती हूँ। इसके पश्चात विद्यार्थी पुस्तकालय वाले सीढ़ी का प्रयोग करते हुए जाएंगे और हमारे अतिथि सभागार से